गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे क्लास बीएससी तृतीय वर्ष के सब्जेक्ट बॉटनी के टॉपिक को। हमारा आज का टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री नामक पेपर से हैं। ये टॉपिक मूलतः प्लांट फिजियोलॉजी के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से है। इस टॉपिक का नाम है जिब्रेलिन। प्रिय विद्यार्थियों, जिब्रेलिन का ये सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे जिब्रेलिन का जैव संश्लेषण कैसे होता है, इसका जैव आमापन कैसे होगा और जिब्रेलिन की क्रियाविधि कैसी होती है, ये किस प्रकार से कोशिका वृद्धि को प्रेरित करता है। आप इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए पूरे वीडियो को जरूर देखें। आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। जिब्रेलिन के बायोसिंथेसिस प्रक्रिया के अंतर्गत पहले हम ये डिस्कस करेंगे ये जिब्रेलिन पादप के किस भाग में सबसे अधिक संश्लेषित होता है। तो विद्यार्थियों, मुख्य रूप से एम्ब्रियो या उसको भ्रूण कहते हैं, यंग रूट एपेक्स और अनडेवलप्ड सीड्स के अंतर्गत जिब्रेलिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सिंथेसिस की बात करें तो सिंथेसिस का प्रोसेस मुख्य रूप से एम्ब्रियो, यंगलिंग और रूट एपेक्स में पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक सांद्रता यंगलिंग में देखने को मिलती है, जबकि अनडेवलप्ड या अपरिपक्व बीज में भी सामान्य रूप से अधिक जिब्रेलिन की सांद्रता पाई जाती है। जिब्रेलिन पादप में किस प्रकार से संश्लेषित होता है, इसका कोई निश्चित पाथवे अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। फिर भी अध्ययन के अनुसार इस जिब्रेलिन का संश्लेषण पादप भाग में इस पथ के द्वारा संपन्न होता है, जो रिपोर्टेड किया गया है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से जिब्रेलिन का संश्लेषण प्रारंभ होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए को जिब्रेलिन का पूर्ववर्ती या प्रिकर्सर माना गया है। एसिटाइल कोएंजाइम है क्या? तो ये एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट है जो क्रेब्स चक्र के अंतर्गत अथवा क्रेब्स चक्र के अंतर्गत प्रयुक्त होता है और पाइरुविक एसिड से ये निर्मित होता है। ये कौन सी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम बनता है? तो पाइरुविक एसिड, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है, से 5 कारकों की उपस्थिति में एसिटाइल कोएंजाइम ए निर्मित होता है। तो वही को एसिटाइल कोएंजाइम ए यदि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्तीकरण के पश्चात एटीपी का संश्लेषण करता है, और यदि वो बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो विभिन्न प्रकार के हार्मोन और एंजाइम्स के प्रिकर्सर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से सबसे पहले जो एसिड बनता है उसको मेवालोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। मेवालोनिक एसिड पुनः फास्फोरिलीकरण क्रिया के द्वारा, जिसके अंतर्गत फॉस्फेट समूह जुड़ता है, फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में प्रक्रिया संपन्न होती है कि सहायता से मेवालोनेट 5 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। तो पहला जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था किसमें बदल गया? मेवालोनेट 5 फॉस्फेट में। ये 5 फॉस्फेट फिर मेवालोनेट 5 पाइरोफॉस्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मेवालोनेट 5 पाइरोफॉस्फेट 2 प्रोसेस या 3 प्रोसेस के द्वारा जिब्रेलिन का निर्माण होता है। पहली प्रक्रिया के अंतर्गत मेवालोनेट 5 पाइरोफॉस्फेट से जीरेनाइल पाइरोफॉस्फेट का निर्माण होता है।
पथ नंबर ए, पहले पाथ के द्वारा क्या होगा, जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होगा। और सेकेंड पाथ के अंतर्गत क्या होगा कि आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट निर्मित होता है। इससे मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट से। अब आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट पुनः दो पथ के द्वारा जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो पहले पद के अंतर्गत क्या होगा, इस पाथवे के अनुसार आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट सीधे जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जबकि सेकेंड स्टेप में हम ए और बी स्टेप माने, सेकेंड स्टेप आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट सबसे पहले परिवर्तित होता है डाईमिथाइल पायरोफॉस्फेट में, और डाईमिथाइल पायरोफॉस्फेट से संश्लेषित होता है जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट, जिसकी दो मॉलिक्यूल करके जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। तो मैग्नीशियम 5 पायरोफॉस्फेट से कई पथ के द्वारा निर्मित होने वाला प्रोडक्ट है क्या कहेगा, जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट। अब ये जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट जिबरेलिन का भी संश्लेषण करता है और अन्य प्रकार के हार्मोन का भी संश्लेषण करता है। जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है कोपेलाइन पायरोफॉस्फेट में, और कोपेलाइन पायरोफॉस्फेट से कॉरिन का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है कॉरिन का, कॉरिन के ऑक्सीडेशन के द्वारा, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के द्वारा सबसे पहले कोरोनिल बनता है, और कोरोनिल की फिर ऑक्सीडेशन के बाद कोरोनिक एसिड का निर्माण होता है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि कॉरिन होता है वो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कोरोनिक एसिड में परिवर्तित होता है, और कोरोनिक एसिड से जिबरेलिन का निर्माण होता है या जिबरेलिक एसिड का निर्माण होता है। तो कुल कितने पद हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8, कुल 8 पदों के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम ए से जिबरेलिन हार्मोन का निर्माण होता है। एक बात पुनः बता दें कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जिबरेलिन का पूर्ववर्ती पदार्थ कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमने ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस पढ़ा था तो उसके अंतर्गत कौन सा पदार्थ था जिसको ऑक्सीजन का पूर्ववर्ती माना गया था, तो वो पदार्थ था ट्रिप्टोफैन, वो एक एमिनो एसिड था, जबकि ये ग्लाइकोलाइसिस के पश्चात बनने वाले पायरुविक अम्ल से निर्मित एक बाई प्रोडक्ट है। अभी हमने पढ़ा जिबरेलिन का जैव संश्लेषण कैसे होता है। संश्लेषण के बाद में हम पढ़ते हैं कि इस हार्मोन का जैव आमापन कैसे किया जाता है अथवा कैसे करते हैं, कौन सी प्रोसेस के द्वारा करते हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कई मेथड्स यूज की जाती है जो टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें पहली जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उस मेथड को नाम देते हैं वामन नवोद्भिद परीक्षण, ड्राफ्ट सीडलिंग टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं, 0.1 नैनोग्राम की सांद्रता के जिबरेलिन का उपयोग किया जाता है। ये कौन से पादपों पर इसका प्रयोग किए गए, तो एक तो है उद्यानिक मटर और दूसरे हैं मक्का के बीजों पर। सामान्य तौर पर उन पादपों पर यूज किए गए जो बोने पादप थे। सभी पादप लंबे होते हैं लेकिन कुछ पादप ऐसे थे जो बोने पादप विकसित हो गए। उन बोने पादपों पर जिबरेलिन क्या प्रभाव डालता है का अध्ययन किया गया। इसके लिए क्या किया गया, उत्परिवर्तित या म्यूटेंट ड्राफ्ट स्टेन लिए गए। ड्राफ्ट म्यूटेंट स्टेन का मतलब उत्परिवर्तित, जिनमें जैसे कि हम बहुत सारे बीजों को उगाते हैं, सभी बीज सामान्य रूप से नवोद्भिद का निर्माण करते हैं, लेकिन कुछ ही नवोद्भिद ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है, बाकी सभी की लगभग समान होती है। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि
उस बीज में उपस्थित जीनों के अंतर्गत उत्परिवर्तन हुआ होगा और उस परिवर्तन ने क्या किया, उसकी पादप की लंबाई को रोक दिया। तो ऐसे म्यूटेंट स्ट्रेन को हम म्यूटेंट स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो बौने उत्परिवर्तित प्रभेद के लिए इसको क्या किया गया, इनको 0.1 नैनोग्राम की सांद्रता के जिब्रेलिन के घोल से इसको उपचारित किया गया और उपचारित करने के बाद में ऐसे बीजों को बोया गया। ऐसे प्लांट को 3 से 4 दिन तक रखा गया। जब उन नवोद्भिद की लंबाई 3 से 4 सेंटीमीटर हो जाती है, कितनी होगी, 3 से 4 सेंटीमीटर, उस स्थिति में उनका अवलोकन किया गया। जिब्रेलिन का जैव मापन कई वीडियो से होता है और अभी हमने 2 वीडियो के बारे में जिक्र किया था। सामान्य जैव मापन के बाद में अब हम पढ़ते हैं कि इसकी क्रियाविधि कैसी होती है। आखिर जिब्रेलिन कोशिकाओं में किस प्रकार का परिवर्तन करके उसमें वृद्धि को प्रेरित करता है। तो मुख्य रूप से जिब्रेलिन के द्वारा 3 प्रकार की एक्शन लिए जाते हैं जिसके फलस्वरूप कोशिका में वृद्धि प्रेरित होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका में वृद्धि के लिए उसकी उपापचयी क्रिया में वृद्धि होती है और उपापचयी क्रिया हेतु विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ये एंजाइम्स प्रोटीन से निर्मित होती है और प्रोटीन जीन संश्लेषण के द्वारा या ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शंस के द्वारा प्रेरित होती है। तो जिब्रेलिन किसी न किसी प्रारूप से डीएनए के साथ में इंटरेक्शन करके जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करता है जिसके फलस्वरूप निर्मित होने वाले एंजाइम के कारण वृद्धि प्रेरित होती है। तो इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि आखिर जिब्रेलिन किस प्रकार से कोशिका में कार्य करता है। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के मेथड्स हैं। एंजाइम स्टिमुलेशन, इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और इंटरेक्शन विथ डीएनए। कोशिका का आकार बढ़ रहा है तो एक सिंपल सा प्रक्रिया हम समझते हैं कि आकार कब बढ़ेगा, इसकी शेप और साइज में कब वृद्धि होगी, जब इसमें बाह्य माध्यम से आंतरिक माध्यम में जल तथा अन्य पदार्थ प्रवेशित होंगे। तो पहली कंडीशन कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इसकी उपापचयी क्रिया है या उपापचयी दर है वो अधिक है। इसका मतलब एंजाइम की अधिकता की आवश्यकता होगी। और दूसरा, इस सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में परिवर्तन होगा। जब परमेबिलिटी बढ़ेगी उसी स्थिति में बाह्य माध्यम के घटक आंतरिक भाग के अंतर्गत प्रवेशित होते हैं। तो जो पहला एक्शन है वो है एंजाइम स्टिमुलेशन या एंजाइम प्रेरण। जिब्रेलिन अल्फा एमाइलेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, नाइट्रेट रिडक्टेज जैसे एंजाइमों के संश्लेषण और उसकी क्रियाविधि को प्रेरित करने का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित, एमाइलेज स्टार्च के अपघटन से संबंधित, राइबोन्यूक्लिएज आरएनए के संश्लेषण से संबंधित इत्यादि प्रकार का होता है। तो ये कुछ एंजाइम्स के एग्जाम्पल हैं जो डायरेक्टली जिब्रेलिन की उपस्थिति में अधिक सक्रियता के साथ में कार्य करते हैं। अब जिब्रेलिन किस क्रिया को प्रेरित करता है, तो जिब्रेलिन डीएनए और डीएनए से सबसे पहले क्या निर्मित होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। तो जिब्रेलिन क्या करता है कि एमआरएनए के निर्माण की क्रिया जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। तो मुख्य रूप से जिब्रेलिन ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही प्रक्रिया को सामान्य रूप से प्रभावित करता है। ऐसा देखा गया है कि जब कोशिका के अंदर इनहिबिटर जैसे एक्टिनोमाइसिन डी और साइक्लोहेक्सामाइड जैसे इनहिबिटर उपस्थित होते हैं तो ये जिब्रेलिन की क्रिया को प्रभावित करता है। किसको करेगा, जिब्रेलिन को प्रभावित करता है, अर्थात जिब्रेलिन के कार्य को बाधित करता है। इसी कारण इन पदार्थों की उपस्थिति में एंजाइमों का सक्रियण कम होता है। ऐसा नहीं है कि ये
इनहिबिटर एंजाइम की क्रिया को रोकता है, एंजाइम को रोकता ही रोकता है, इसके साथ साथ में एंजाइम को प्रेरित करने वाले कारकों भी जैसे जिबरेलिन को भी रोकने का कार्य करता है। दूसरा जो एक्शन है वो इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी से रिलेटेड है, कोशिका कला की पारगम्यता में वृद्धि करना। जैसे एल्यूरन कोशिका है जो एक बीजपत्री बीज के अंतर्गत पाई जाती है, एल्यूरन परत की कोशिका है। एल्यूरन कोशिका में ऐसा देखा गया है कि जिबरेलिन की उपस्थिति में उसकी पारगम्यता में अधिक वृद्धि होती है या अधिक पारगम्यता होती है। अब ये जिबरेलिन कार्य कैसे करता है कि पारगम्यता परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है। लिपिड का जो भाग मुख्य घटक होता है वो लेसिथिन होता है। क्या होगा? लेसिथिन। तो लेसिथिन को निर्मित करने वाले घटकों में यदि परिवर्तन होगा तो पारगम्यता उसकी डेफिनेटली चेंज होगी। तो जिबरेलिन कैसे कार्य करता है? जिबरेलिन कोलिन ट्रांसफेरेज एक एंजाइम और दूसरा फास्फोटाइडिल कोलिन ग्लिसराइड ट्रांसफेरेज एंजाइम की सक्रियता में वृद्धि करता है। किसको? दो प्रकार के एंजाइम की सक्रियता में वृद्धि करता है और ये डायरेक्ट किसके संश्लेषण से संबंधित है? लेसिथिन से। और लेसिथिन लिपिड के रूप में सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत पाई जाती है। तो लेसिथिन की सांद्रता में परिवर्तन है या उसके घटकों में परिवर्तन तो वो सीधा सा प्रभावित करता है कला पारगम्यता को। तीसरा जो कारक हैं वो हैं क्रियाविधि है, एक्शन मान सकते हैं, वो इंटरेक्शन विद डीएनए। जैसा कि अभी हमने देखा कि जीन अभिव्यक्ति के दौरान अर्थात ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जिबरेलिन डायरेक्ट रूप से डीएनए को बाधित करता है, प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। इस प्रकार से इस क्रियाविधि जिबरेलिन एक्शन मूल रूप से 3 प्रकार से संपन्न होता है: एंजाइम स्टिमुलेशन, इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और इंटरेक्शन विद डीएनए। विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज की छोटी सी क्लास में हमने जिबरेलिन से संबंधित 3 प्रकार के टॉपिक्स के बारे में समझा है। सबसे पहले हमने जिबरेलिन का जैव संश्लेषण समझा है, इसके बाद में जिबरेलिन का जैव आपमापन और तीसरे टॉपिक के अंदर जिबरेलिन किस प्रकार से क्रिया करता है इसकी क्रियाविधि को समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जिबरेलिन के फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में।